हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, आज से 3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिस मैंने आपको बताया था कि एसएससी एमटीएस और कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए इन लास्ट दिनों में ऐसा क्या करें ताकि आप एग्जाम को 100% काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करके आओ। काफी सारे लोगों ने वीडियो को पसंद भी किया, लेकिन वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि भैया हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, ऐसा क्या करें ताकि हम इंग्लिश को इंप्रूव कर सके इस बचे हुए टाइम में। क्या कोई ऐसा तरीका है कि बचे हुए टाइम के अंदर हम इंग्लिश को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करके इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सके? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा तरीका है। मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है, अगर आप उसको फॉलो करते हो इस टाइम के अंदर तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में भी काफी अच्छा स्कोर करके आओगे, काफी अच्छा क्या जबरदस्त स्कोर करके आओगे। बस जरूरी है कि यार इसको आप फॉलो करिएगा अपने एग्जाम तक और समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, केवल इन दोनों एग्जाम के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए ये जो प्लान आपको समझाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको पता होगा बेसिकली दोनों एग्जाम के लिए जो टाइम बचा है आपके लिए पास वो 30 डेज के आसपास है, क्योंकि 5 अक्टूबर से एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। उसके जस्ट बाद से ही आपका जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा या फिर उसके अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो एवरेज 30 डेज के आसपास आपके पास है। तो अब प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, कैसे इंप्रूव करें इंग्लिश को जबरदस्त तरीके से, समझिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट है बेस्ट बुक। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी है एक सही बुक का सिलेक्शन करना। जिस बुक से आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, क्या रियली में वो बुक आपका इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी? तो डेफिनेटली ऐसी बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं, जिसमें से वन एंड ओनली है ल्यूसेंट का एक इंग्लिश का बुक आता है। इससे बेस्ट बुक बिगिनर स्टूडेंट के लिए मैं कोई और मानता ही नहीं। अगर आपको यह लगता है कि यार मैं इंग्लिश में जीरो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चलना है, तो इससे बेस्ट बुक आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसमें इंग्लिश को हिंदी के थ्रू समझाया हुआ है, यानी कि एक एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में तो दिया हुआ है, साथ साथ हिंदी में भी दिया हुआ है, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक की डिटेलिंग इसके अंदर की हुई है। बहुत ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक इसके अंदर दिए हुए हैं। तो बिगिनर के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। और एक और बुक मैं रिकमेंड करूंगा, अगर ये नहीं तो ये बेस्ट है, अरिहंत का एसपी बख्शी का बुक आता है। ये भी अपने आप में बहुत बेस्ट बुक माना जाता है इंग्लिश के लिए। बस इसके अंदर कमी ये है कि इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है। तो अगर आपने ये बुक पढ़ा है, अगर आप थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं, तो एसपी बख्शी आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। तो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक फिलहाल ये मानी जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई बेस्ट बुक से ही प्रिपरेशन करो, कोई फालतू की बुक ना पढ़ो। तो मेरे हिसाब से ये। और प्रिपरेशन करनी कैसे है यार इन बुक से, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, बस देखते रहिए। पॉइंट नंबर सेकंड है, फिलहाल इन दोनों एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट को आप अच्छे से एनालाइज कर लो। मैंने आपके लिए एनालाइज किया है, एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से। ये देखिए, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो इंग्लिश सेक्शन होता है ना, उसके फॉर्मेट को आपको एनालाइज करना है कि हाँ भाई किस किस बेसिस से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक सा जो मोटा मोटा होता है ना दोनों एग्जाम के लिए इंग्लिश सेक्शन का फॉर्मेट, वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे कि एक टॉपिक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोनों ही एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक आपका एंटोनियम होता है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। सिनोनियम होता है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। दोनों ही एग्जाम की बात कर रहा हूं, जीडी और एमटीएस की। इडियम फेज है एक टॉपिक, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही स्पेलिंग टेस्ट है, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्टिंग एरर है, इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं बेसिक एवरेज पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर सिनोनियम से 1 क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पे इडियम फेज से 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले। लेकिन एवरेज जो मैक्सिमम टाइम पर फॉर्मेट रहता है वो यही रहता है दोनों एग्जाम का। साथ ही आपका वॉइसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस से कभी कभी 2 क्वेश्चन या फिर कभी 1 क्वेश्चन आता है। नरेशन से कभी कभी 2 पूछ ले जाते हैं, कभी 1 क्वेश्चन आता है। फिल इन द ब्लैंक से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज, इनमें से कोई एक एग्जाम में होता है। क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो पैसेज नहीं आएगा, पैसेज से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आता। और बहुत ही कम टाइम है कि ऐसा होता है कि दोनों एक साथ आ जाए। तो दोनों में से किसी एक से 2, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही सेंटेंस रीअरेंज होता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और बाकी अदर टॉपिक जो छूट गए हैं उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो मोटा मोटा अगर देखें तो ये आपका इंग्लिश सेक्शन का फॉर्मेट रहता है जीडी और एमटीएस एग्जाम में। दोनों ही एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से आपने क्या समझा, इसको तो एनालाइज कर लिया, लेकिन समझ में क्या है? ये देखिए, ये वाला सेक्शन यहां से लेकर यहां तक 2, 4, 6, 8, 10, यहां पर आपने नोट किया होगा कि 10 मार्क्स
वोकैबुलरी से आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का पोर्शन वोकैबुलरी ही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब है, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज और स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग ऑपरेशन भी इसको बोल देते हैं, स्पेलिंग चेक भी बोल देते हैं। तो मतलब 10 मार्क्स का पोर्शन वोकैबुलरी से ही आपका आ रहा है और बाकी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं आपके, वॉइसेस, नरेशन वगैरह, समझ गए ना। तो भाई वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वोकैबुलरी से बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा, नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहो देख लीजिएगा, जब एग्जाम होगा यही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए ये मैंने आपको क्यों बताया। अब आपको करना क्या है, तीसरे पॉइंट के अंदर पूरा जो इंग्लिश सेक्शन है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करना है। 2 पार्ट में कैसे, एक आपका वोकैबुलरी होगा क्योंकि भाई 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है, और दूसरा आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हो गए। कॉन्सेप्चुअल का मतलब जो कॉन्सेप्ट टॉपिक होता है जिनको आपको थ्योरेटिकल लेक्चर के थ्रू पढ़ना होता है, जिसमें से आपका वॉइसेस हो गया, नरेशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कंजक्शन हो गया, नाउन, प्रोनाउन, बाकी ये सभी टॉपिक होते हैं, प्रीपोजिशन वगैरह होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 30 दिन बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कि भाई आपके पास 30 डेज है और इतना ही आपके पास है। 30 डेज में आपको इंग्लिश को कितना टाइम देना है, मेरे हिसाब से भाई 2.5 घंटा आपको डेली इंग्लिश को टाइम देना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको और भी सेक्शन पढ़ने हैं, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस आपको पढ़ना है। तो 2.5 घंटा फिलहाल इंग्लिश को देते हुए चलिए। और कैसे मैनेज करें, 2.5 घंटे में से डेली 1 घंटा वोकैबुलरी को अलग से देना पड़ेगा। अब वोकैबुलरी को आप अलग निकाल लीजिए, ये मत सोचिएगा कि भाई इंग्लिश है, मैं तो इंग्लिश पढ़ने बैठ रहा हूं, कभी आपने वोकैबुलरी के ऊपर फोकस कर लिया, कभी आपने किसी और के ऊपर नहीं। वोकैबुलरी को ये सोचिए कि भाई अलग सब्जेक्ट है। अब आपके एमटीएस या फिर जीडी एग्जाम में 5 सब्जेक्ट मान के चलिए, जिसमें से एक वोकैबुलरी है, क्योंकि 10 से 12 मार्क्स हैं, ठीक है। तो वोकैबुलरी को अलग सेक्शन मानिए और इसको अलग से डेली 1 घंटा दीजिए जब इंग्लिश पढ़ने बैठो, और कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक है उसको 1.5 घंटा दीजिए। टोटल आपका 2.5 घंटा प्रिपरेशन हो गया एक दिन में, ठीक है। अब देखिए वोकैबुलरी को कैसे पढ़े, भाई वोकैबुलरी बहुत सारी है, कहां से पढ़े, कितनी वोकैबुलरी पढ़ेंगे, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ ले जाए, उसको कैसे करोगे। 30 दिन के अंदर पूरा वोकैबुलरी तो पढ़ना इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ी वोकैबुलरी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज कहां से पढ़ेंगे। तो इसका भी मैं आपको एक फंडा बताता हूं। देखिए जो एग्जाम में पूछे जाने वाली वोकैबुलरी होती है ना, ठीक है, वो आपकी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में, 1000 ही ऐसी वोकैबुलरी है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी होती है। कोई भी बुक उठाइए, ल्यूसेंट उठाइए, एसपी बख्शी उठाइए, या फिर कोई भी, उसके अंदर वोकैबुलरी दी होती है, वो 1000 के आसपास दी होती है, वही बार बार रिपीट होती रहती है। इसलिए तो टोटल जितनी भी वोकैबुलरी है हमारी, वन सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, ये 1000 के आसपास ही होती है, जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। कुछ परसेंट है जो कि बाहर से भी आ जाती है। तो इन 1000 को कैसे तैयार करें भाई, कोई भी बुक उठाइए, इनमें सब में दी हुई है वोकैबुलरी, ठीक है। गूगल के ऊपर जाइए, लिखिए इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एसएससी एग्जाम्स, आपके सामने 300-400 वोकैबुलरी आ जाएंगी, ठीक है। इंपोर्टेंट इडियम फ्रेज फॉर एसएससी एग्जाम्स, आपके सामने 200-300 इडियम फ्रेज आ जाएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये भी एक तरीका है पढ़ने का। बाकी इंग्लिश की बुक्स तो आपके पास कोई ना कोई जरूर होगी, उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी दी होंगी। तो आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो वोकैबुलरी के नाम पर केवल आपको 4 फॉर्मेट पढ़ने हैं, जिसमें से एक हो गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक हो गया हमारा सिनोनियम, एक हो गया हमारा इडियम फ्रेज और एक हो गया हमारा स्पेलिंग टेस्ट। यहां पर मैंने एंटोनियम नहीं लिखा, एंटोनियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप सिनोनियम पढ़ रहे हैं, तो आपका एंटोनियम ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे लेकिन आप कवर कर जाओगे, क्योंकि सिनोनियम होता है सिमिलर वर्ड। आप यहां पर वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी यही होता है, और एंटोनियम जो होता है वो अपोजिट वर्ड होता है। तो अगर आप ये पढ़ रहे हो तो वो आप ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, क्योंकि मतलब तो यहां पर वोकैबुलरी पढ़ने से है ना। अब कैसे कवर करें इनको, देखिए फ्रेंड्स, 30 दिन आपके पास है, तो वोकैबुलरी एक तरफा पढ़ने की मत सोचिएगा कि भाई लगातार अगले 10 दिन तक मैं केवल वोकैबुलरी के ऊपर ही फोकस करूंगा। ऐसे आप वोकैबुलरी को कवर नहीं कर पाओगे। ना ही किसी के लेक्चर के ऊपर डिपेंड होइएगा कि यहां पर ये बंदा वोकैबुलरी करा रहा है तो उसके ऊपर 100% में डिपेंड हो जाऊं। नहीं, थोड़ा अपने तरीके से भी चलिए, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी आपको पढ़ना है और बाकी के अदर सब्जेक्ट भी आपको कवर करने हैं। तो एक फॉर्मेट फॉलो करिए।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ने बैठो तो डेली डिसाइड कर लीजिएगा कि मैं डेली 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करूंगा। उनका हिंदी मीनिंग भी देखिएगा और उनकी डेफिनेशन जो होती है ना उसके तरीके से पढ़िएगा, समझ आएंगे। दिन कितने आपके पास 30 डेज है, यानी कि डेली आप 20 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो। उसके बाद सिनोनियम ले लीजिए, डेली 20 सिनोनियम आप पढ़िए। 30 दिन आपके पास है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इडियम फ्रेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, प्रोवर्ब इसको बोलते हैं, तो ये आपको डेली 10 पढ़नी है। और ये हो गया हमारा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी। और स्पेलिंग जो चेक है ये दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक तो इसका प्रॉपर चैप्टर होता है जहां पर आपको रूल के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग होती है कि किस तरीके से हम वर्ड को बना रहे हैं। और कुछ होता है कि कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 100-200 इसके भी ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि डबल मीनिंग वाले, सॉलिड डबल मीनिंग, डबल अल्फाबेट वाले, जैसे कि कमेटी हो गया डबल अल्फाबेट, एक सैटेलाइट वर्ड है। इस टाइप के वर्ड है ना जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टारगेट कर लीजिए कुछ वर्ड्स को कि 100-200 वर्ड्स हैं, 300 वर्ड है, ये मुझे एक महीने में कवर करने हैं। आप उनको पढ़ के, मतलब एक शॉर्ट मेथड है, एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चैप्टर कवर नहीं कर पा रहे हो, डिटेल से कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो स्पेलिंग टेस्ट का, तो आप उन वर्ड्स को कवर करिए। वैसे अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, सिनोनियम पढ़ रहे हो, तो आपका जो स्पेलिंग टेस्ट वाला सेक्शन है ना वो आपका 70% कवर हो जाता है, क्योंकि जो ये इसमें वर्ड पूछे जाते हैं ना वो इनमें से ही रिपीट होते हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन से या फिर सिनोनियम से। और बाकी जो वर्ड है डबल अल्फाबेट वाले, जो फॉर्मेटिंग होती है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके ऊपर काम करिएगा। तो डेली आपको 20 स्पेलिंग टेस्ट वाले वर्ड के ऊपर काम करना है। किसी भी बुक में स्पेलिंग टेस्ट वाला सेक्शन खोलिएगा, वहां पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर पूरी लिस्ट दी होगी 100-200 स्पेलिंग टेस्ट के जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि हर बार पूछ जाते हैं, वो आपको कवर करनी है। तो एक बार इसको काउंट कर लेते हैं कि आने वाले 30 डेज के अंदर आप कितनी वोकैबुलरी को कवर कर चुके होंगे। तो ये हमारा 600, 600, 600, 1800 प्लस 300, ये हमारा 2100 हो गया। यानी कि 30 दिन के अंदर आप 2100 वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ना ही ज्यादा बर्डन माइंड के ऊपर आएगा, ना ही ज्यादा प्रेशर आएगा। बस डेली का टारगेट करना है कि मैं इंग्लिश जब भी पढ़ने बैठूं उसमें से 1 घंटा मुझे सेपरेटली वोकैबुलरी के लिए निकाल लेना है, जिसमें से 20 डेली में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा। ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, अच्छे से कवर कर लोगे 15-20 मिनट में। 10-20 में सिनोनियम पढ़ूंगा, इडियम फेज में 10 कवर करूंगा डेली, और स्पेलिंग टेस्ट में 20 कवर करूंगा। और ऐसे कवर नहीं करनी है कि बुक उठाई और आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, नहीं, डेली उनको नोट करते हुए चलिए। पहले देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 20 आपने पढ़े तो एक नोटबुक बनाइए, उसमें नोट कर लीजिए। अगले दिन जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ो फिर अगले 20 उसमें नोट कर लीजिए। पहले उसको रिवाइज करिए, अगले दिन तब पढ़ना शुरू करें। तो उनको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलेगा। जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले दिन जितने भी आपने नोट्स बनाए होंगे, जितनी भी वोकैबुलरी आपने पढ़ी होगी, उसका एक बार रफ रिवीजन मार लीजिएगा अपने नोट्स में से, ठीक है। तो 2100 वोकैबुलरी आपकी कवर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है भाई प्रिपरेशन करने का। और ये जो वोकैबुलरी है ना आपको 10 से 12 मार्क्स डेफिनेटली देगा। और इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कि अगर भाई किसी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है ना तो उसको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका इंग्लिश का 70% पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हो ना तो आपको कोई लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो गई है तो समझ लीजिए आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया। तो ये बैकबोन होती है वोकैबुलरी इंग्लिश की। तो ये तरीका है वोकैबुलरी पढ़ने का। अब कॉन्सेप्चुअल किस तरीके से पढ़े, अब एक और चीज है यार, मैंने नीचे लिख दिया है। अगर आप हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर, मतलब आने वाले एग्जाम्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वोकैबुलरी को, बस कि भाई अब तो मुझे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आगे मैं सीजीएल दूंगा, यूपीएससी दूंगा, तो उसको कैसे करें? डेली एक हैबिट बना लीजिए, डेली एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, और या फिर डेली नोवेल पढ़िए। नोवेल पढ़ने का मुझे बहुत आदत है, देखिए अब भी मेरी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, फिलहाल मैं ये पढ़ रहा हूं। तो इंग्लिश का नोवेल पढ़िए आप डेली, ठीक है। या फिर कोई भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है इंग्लिश का, या फिर द हिंदू आता है, डेली रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उनको नोट डाउन करिएगा, उनका मीनिंग डिक्शनरी में खोजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना वोकैबुलरी से, वो ज्यादातर न्यूज़पेपर और नोवेल में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वहीं से ही पूछे जाते हैं। और अच्छे से समझ जाओगे, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नोवेल पढ़ने में स्टोरीज पढ़ोगे, इंटरेस्ट भी जगेगा। न्यूज पढ़ोगे डेली की नई नई, तो उसमें इंटरेस्ट रहेगा आपका। तो डेली न्यूज पेपर और नोवेल पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। ये मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं, फिलहाल तो हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम आपकी सर पर ही है, 30 डेज है।
अब भाई वो कैलोरी तो आपकी हो गई। अब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक कैसे पढ़ें, क्योंकि नाउन प्रोनाउन बहुत सारे हैं आपके, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है। कंजक्शन प्रीपोजिशन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, कंजक्शन आपका जो है वो स्पोर्टिंग एरर में पूछ ले जाता है। प्रीपोजिशन आर्टिकल जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्मेट में पूछ ले जाते हैं। तो उनको कैसे करें? आपके पास 1.5 घंटा बचता है भाई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने का। तो सबसे पहली तो बात, टॉपिक वाइज पढ़िएगा हमेशा। जैसे कि एक टॉपिक उठा लिया आपने, वॉइसेस ही उठा लिया, ठीक है, तो इसको भाई टॉपिक वाइज पढ़िएगा, अंधाधुंध पढ़िएगा मत, ठीक है। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल बुक खोलिए, थ्योरेटिकल पढ़िए, या फिर किसी का लेक्चर देख रहे हो तो वो देखिए। साथ ही आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के ऊपर। इंग्लिश कभी भी ऐसे नहीं होती कि आपने किसी का लेक्चर देख लिया और भाई मेरा तो खत्म हो गया, मेरा तो इंग्लिश पढ़ा गया आज, या फिर आपने बुक से केवल थ्योरेटिकल पढ़ लिया, डेफिनेशंस पढ़ ली और सोचा कि भाई मेरा हो गया, मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया। ऐसे नहीं होता। जब तक आप इंग्लिश के अंदर टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश नहीं करोगे, आप इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आ सकते। तो भाई बचे हुए टाइम में जितने भी आपके पास है, टॉपिक को अपना लाइन अप कर लीजिए और टॉपिक वाइज उठाइए, एक एक टॉपिक को कवर करिए और उसी टॉपिक से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बन पा रहे हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन देखिए। इंग्लिश का ये भी एक फंडा होता है, इंग्लिश ऐसे ही समझ नहीं आती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश सॉल्यूशन अगर आप ज्यादा करते हो तो इंग्लिश समझ आती है, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ा, वो आपसे नहीं लगा, आपको आंसर नहीं पता, तो उसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में पूरी डेफिनेशन के साथ बता देते हैं कि भाई यहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों हुआ, यहाँ पर एरर क्यों है। तो ठीक है, अगर किसी का आंसर आपसे नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन देखिए, समझिए, और साथ साथ आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। मैंने लिखा हुआ है मेक नोट्स विद रूल। इंग्लिश में भाई रूल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर ये कैसे हुआ, ये वर्ड क्यों आया, ये वर्ड क्यों नहीं आया, तो प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए चलिएगा। एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वॉइसेस पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल पढ़ा, लेक्चर देखा, उसके बाद वॉइसेस से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस के साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलो। तो वॉइसेस के साथ आपने वॉइसेस के नोट्स बना लिए, ताकि एग्जाम के लास्ट दिन आप उन सभी नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सको बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये होता है भाई एक तरीका इंग्लिश के प्रिपरेशन करने का, और डेफिनेटली 30 डेज के अंदर आप इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ही कम टाइम में काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट देख लोगे। ऑब्वियसली इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिलहाल जो आपका लेवल है, जिस लेवल पर आप हो, जो फिलहाल आपकी तैयारी है, 30 दिन के बाद आपका जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर चले जाएगा, गारंटीड है। और बाकी एक चीज जो मैंने आपको अभी अभी दी थी, इसको नोट कर लीजिएगा। यही फॉर्मेट आपका रहेगा एग्जाम में, और यही आपको बताता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा स्ट्रेस डालना है, ज्यादा फोकस किस टॉपिक के ऊपर करना है। इसी से हमें पता चला कि भाई 10 मार्क्स आपको लगभग वोकैबुलरी ही देगा। तो वोकैबुलरी को एज अ स्पेशल सेक्शन सोच के प्रिपरेशन करिए। बता दिया कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी। बाकी ये टॉपिक है जैसे कि नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करिएगा। वॉइसेस है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी स्पेलिंग चेक जो टेस्ट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों की डिमांड है तो मैं वोकैबुलरी के प्रॉपर सेशन लेने के लिए तैयार हूं, जीडी और एमटीएस एग्जाम तक। अगर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, इंसिस्ट करते हैं बहुत सारे लोग, तो डेफिनेटली मैं सेशन चला दूंगा जब तक आपका एग्जाम होता है। तो वोकैबुलरी की मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिएगा। और बाकी इंग्लिश का भी मैं एक पूरा मैराथन लेकर आ सकता हूं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखे हैं इनको मैं एक ही वीडियो में कवर कराने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन भाई मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं टीम भी हायर कर लूं इसके ऊपर काम करने के लिए। आपने एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा और तीसरी वीडियो पे रेस्पॉन्स ही नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होगा ना। तो जितने ज्यादा लोग आए यार उतना बेनिफिट है। तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा कि हाँ भैया हमें वोकैबुलरी के सेशन चाहिए, हमें इंग्लिश के ऊपर मैराथन चाहिए स्पेशल जीडी और एमटीएस एग्जाम के लिए। तो इसके बारे में जरूर सोचा जाएगा और जल्दी से जल्दी स्टार्ट किए जाएंगे ये वाले सेशन भी। तो भाई ये जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करके देखेगा, यही एक बेटर तरीका है मेरे हिसाब से तो फिलहाल इंग्लिश को कवर करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।